140 शब्द प्रति मिनट का यह डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अभी कुछ दिन पहले एशियाई खेलों का समापन हुआ और भारत ने पहली बार इनमें अपनी पदक तालिका में 100 का आंकड़ा पार किया। भारत के लिए यह सामान्य उपलब्धि नहीं है, क्योंकि करीब 10 साल पहले 2014 में दक्षिण कोरिया में हुए एशियाई खेलों में भारत ने 57 पदक ही अर्जित किए थे। एक दशक के भीतर भारत का खेलों में यह प्रदर्शन सराहनीय है। इसका श्रेय भारतीय खिलाड़ियों को जाता है, जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में बेहतरीन खेल दिखाया। मोदी सरकार ने भी देश में खेलों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका उदाहरण है भारत का खेल बजट, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में भारी बढ़ोतरी की गई है। सरकार की खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत करीब 729.58 करोड़ रुपए की राशि का इजाफा किया गया है। भारत का लक्ष्य है कि 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतना। जब भारत खेल शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है, तब उसका सामना चीन के रूप में एक अनैतिक प्रतिद्वंदी से हो रहा है। चीन ने मेजबान देश होने के बावजूद एशियाई खेलों में भारत के साथ कई मौकों पर बेईमानी की। चीन ने इसकी शुरुआत खेल के उद्घाटन से पहले ही कर दी थी, जब उसने भारत के वुशु खिलाड़ियों को वीजा देने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश से थे। अरुणाचल पर चीन ने एक अरसे से अपना फर्जी दावा ठोक रखा है। उसका मानना है कि अरुणाचल तिब्बत का हिस्सा है। यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि तिब्बत ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहा है। चीन एशियाई खेलों के दौरान कई बार भारत के खिलाड़ियों के साथ अनैतिक तरीके से पेश आया। चीन के बुरे मंसूबों का शिकार नीरज चोपड़ा को भी होना पड़ा, जो भाला फेंकने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। पुरुषों के भाला फेंक फाइनल के दौरान चीन ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए उन्हें दोबारा भाला फेंकने के लिए कहा। इसी प्रकार धाविका ज्योति याराजी ने भी 100 मीटर की बाधा दौड़ के दौरान चीन की बेईमानी का सामना किया। उन्हें तो रेस की शुरुआत में ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, जबकि गलती चीनी खिलाड़ियों की थी। याराजी के विरोध जताने पर मामले की जांच हुई और यह पाया गया कि वह निर्दोष थी। चीन ने भारत के साथ एशियाई खेलों में जो किया वह चौंकाने वाला व्यवहार नहीं है। चीन खेल के मैदान से लेकर कूटनीति और व्यापार आदि के क्षेत्र में भी धोखा देने में माहिर है। आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन को एक दोस्त के नजरिए से देखा। उन्होंने पश्चिमी देशों की बातों को नजरअंदाज करके चीन से हमेशा हमदर्दी दिखाई, परंतु उसने भारत के खिलाफ 1962 में मोर्चा खोलकर हमारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा कुछ साल पहले सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के अनुसार चीन ने वह युद्ध भारत को सबक सिखाने के लिए छेड़ा था। चीन चाहता था कि भारत यह समझ जाए कि एशिया में केवल चीन का ही प्रभुत्व कायम रह सकता है। बदलते समय को देखकर चीन ने पहले पश्चिमी देशों से संबंध सुधारे और फिर उसने भारत के साथ भी अपने रिश्ते सामान्य करने का प्रयास किया। इसी के चलते प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के ने चीन के साथ 1993 में सीमा शांति समझौता किया। इसके कारण भारत के साथ चीन के संबंध अगले 30 वर्षों तक सामान्य रहे। उस समझौते के समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर स्तर पर थी, लेकिन उसके बाद चीन देखते ही देखते 19 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया और भारत अपनी शक्ति बढ़ाने के बजाय चीन के भरोसे ही अपनी अर्थव्यवस्था चलाने लगा।
2004 से 2014 के बीच चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। परिणाम स्वरूप भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 1.5 अरब डॉलर से 35 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह एक तथ्य है कि आर्थिक रूप से सक्षम होते ही चीन सीमा संबंधी शांति समझौतों को भूल गया। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने भारत को लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक में चुनौती दी है। 2004 में तय हुए नियमों के अनुसार चीन बसी बसाई भूमि पर दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसके बाद भी वह अरुणाचल पर अपने दावे से पीछे नहीं हट रहा है। इतना ही नहीं, चीन अब हिमालयी सीमा पर बसे सीमांतर गांवों को हड़पने की भी कोशिश कर रहा है। ठीक इसी तरह वह दक्षिणी चीन सागर पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है। चीन प्रकट रूप में खुद को आतंकवाद के खिलाफ बताता है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकियों का संयुक्त राष्ट्र में बचाव करता है। आज वह फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा दिखना चाह रहा है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वह अपने यहाँ उइगर मुसलमानों का किस तरह दमन करता है। वह इजराइल को उपदेश दे रहा, लेकिन खुद ताइवान को आए दिन धमकाता है। चीन बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है। इसका कारण यह है कि उसकी रणनीतिक संस्कृति का मूल ही छल है। वह कहता है कि अगर आप लड़ने वाले हैं तो शांत दिखें, और अगर बल का प्रयोग करने वाले हैं तो निष्क्रिय दिखें, और अगर दुश्मन के पास हैं तो भी दुश्मन को लगना चाहिए कि आप अभी दूर ही हैं। पिछले 7 दशकों में चीन ने इस सूत्र का भी भली भांति उपयोग किया।